अब लिखो when a light ray passes from one medium to another medium, it deviates from its initial path. From its initial path. This phenomenon of bending of light is known as refraction of light. This phenomenon of bending of light is known as refraction of light. यह देखिए, आपको मैं समझाता हूँ कैसे। आपने ये अपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, अगर पानी के अंदर हम कोई पेंसिल डाल दें तो वो कैसे दिखाई देती है, हमें थोड़ी सी टूटी, हाँ मतलब मुड़ी हुई दिखाई देती है। वो किस प्रोसेस की वजह से दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। देखो इसकी फिगर के लिए जगह छोड़ देना, अभी समझो। मान लिया ये हमारे पास में दो मीडियम है, ऊपर मैंने कहा है एयर, नीचे मैंने कहा वाटर, ठीक है। अब लाइट रे, ये इनके बीच की जो लाइन है इसे कहते हैं सरफेस ऑफ इंटरफेस। क्या कहते हैं? सरफेस ऑफ इंटरफेस। अब हमारे पास एक लाइट रे आई और ये लाइट रे ने इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया। लाइट रे ने क्या किया? इस पॉइंट पर स्ट्राइक, तो इसे कहेंगे इंसिडेंट रे। जब इसने इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया तो चूंकि ये दोनों के दोनों मीडियम क्या है? ट्रांसपेरेंट। ये बात याद रखना, रिफ्रैक्शन हमेशा किसमें होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। तो जब लाइट रे इस पॉइंट पर स्ट्राइक करी, उसके बाद इसे लिखते हैं यहाँ इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसे कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं इसे? नॉर्मल। अब लाइट रे ने जिस पॉइंट पर स्ट्राइक किया, अब लाइट को जाना तो ओरिजिनली किस पाथ पर था? इस पाथ पर था। जाना तो किस पाथ पर चाहिए था? इस पाथ पे। लेकिन लाइट रे इस पाथ पे नहीं जाती, बल्कि बेंड होके, मुड़ के किसी दूसरे पाथ पर चलती। समझ में आई बात? देखो, जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ पर ना जाकर थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इस लाइट रे के बेंड होने को, मुड़ने को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो लिखो, लास्ट तक क्या लिखवाया था? नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लिखो नोट व्हेन, वो स्पेस छोड़ दे। हाँ फिगर के लिए स्पेस छोड़ दो, अभी बनाना। अब लिखो नोट व्हेन light ray passes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. And when light ray passes from
denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. It bends away from the normal. It bends away from the normal. देखो ये किस तरीके से, यहाँ पर तो देखो लाइट रे कैसे जा रही थी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, यानी कम घने मीडियम से ज्यादा घने मीडियम में। ऊपर था एयर, नीचे था वाटर, तो लाइट रे किसकी तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे, रेयर मीडियम डेंसर। हाँ, मान लिया हमारी जो सरफेस ऑफ इंटरफेस है वो ये है, ठीक है। हमने पानी के अंदर लाइट चला दी, ठीक है, टॉर्च लेके पानी के अंदर जला दी और हमारी टॉर्च खराब हो गई, लेकिन थोड़ी देर के लिए जल जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारी सरफेस ऑफ इंटरफेस है, ऊपर है वाटर, जो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ऊपर कैसे चलेगा सर वाटर, और नीचे है ऊपर कैसे, मान ले वाटर टैंक के ऊपर, और वहां से लाइट डालना है, ठीक है। ऊपर है एक्वेरियम, है एक्वेरियम के अंदर लाइट डालो तो बाहर तो जाएगी, है ना। तो ऊपर है वाटर और नीचे है हमारा एयर। इसी फिगर से भी समझा सकते थे, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं लाइट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम, यानी कम घना, रेयर मीडियम। अब एक लाइट रे आई और उसने सरफेस ऑफ इंटरफेस पे क्या किया, स्ट्राइक किया। इस लाइट रे का क्या नाम रखेंगे हम, इंसिडेंट रे। अब ये लाइट रे जब स्ट्राइक करेगी तो अब एक मीडियम से किस मीडियम में जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी। यहां पर मैं नॉर्मल, ये है हमारा नॉर्मल। अब लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इस बार रेयर डेंसर मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम में। तो इस बार ये क्या करेगी, जाना तो इसे इसके ओरिजिनल पाथ पर था, यानी इस पाथ पर जाना तो इसे इसके ओरिजिनल पाथ पे था, लेकिन ये क्या करती है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे यानी दूर की तरफ चली जाती है, ऐसे। सर ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, हाँ, और इस रे का नाम है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो देखो हमने क्या क्या बताया, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तो नॉर्मल से अवे, दूसरी तरफ मुड़ जाती है। समझ में आ गई बात, तो इसकी फिगर बनाइए। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऐसा होता क्यों है, लाइट रे मुड़ती क्यों है, ठीक है। बैंड होना चाहिए था सर। हाँ, नहीं, कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्ट होने का क्या रीजन है, लिखिए। द लाइट, एक ही रीजन है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस because light has different speeds in different media. मीडियम का प्लूरल होता है मीडियम, बिकॉज द लाइट हैज different speeds
in different media. In the denser medium, speed of light is lesser. Speed of light is lesser than the rarer medium. So when a light ray enters from one medium to another, a change of speed takes place. To another, a change of speed takes place, and this change of speed causes the refraction of light. This change of speed causes the refraction of light. Refraction of light. देखो रिफ्रैक्शन होता क्यों है? रिफ्रैक्शन होने की मेन वजह है कि लाइट की अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में अलग अलग स्पीड होती है. ठीक है, जितना मीडियम रेयर होगा, जितना कम डेंस होगा, उसमें उतनी ही लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, और जितना मीडियम डेंस होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी. तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज होता है. सर एयर में ज़्यादा होता है. एयर में ज़्यादा होता है, एयर से ज़्यादा वैक्यूम में होगा. फिर उससे वाटर में होना चाहिए वैसे तो. जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसमें स्पीड कम होगी. वाटर की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है, तो वाटर में एयर की वो लाइट की स्पीड कम होती है. ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी कम स्पीड, जितनी कम डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा स्पीड. तो सबसे कम डेंसिटी कहाँ पर है? वैक्यूम में, जहाँ पर कुछ नहीं है. समझ में आई बात? सर वहाँ पे एयर की स्पीड कम है क्या? नहीं, अच्छा. जैसे वैक्यूम है, यहाँ देखो, ये सबसे कम डेंस है, फिर डेंसिटी बढ़ के कहाँ आएगी? एयर में. ठीक है, फिर और डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी? वाटर में. फिर और डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी? ग्लास में. मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी. तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी लाइट की स्पीड क्या होती जाएगी? कम. मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी लाइट की स्पीड क्या होती जाएगी? कम. तो ये वजह है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, और इस चेंज ऑफ स्पीड की वजह से लाइट थोड़ा सा अपने पाथ से मुड़ जाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट स्टडी. लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Laws of the refraction of light. Laws of the refraction of light. लिखो. Refraction of light follows. सर First नहीं, वैसे लिख दीजिए. Refraction of light follows the following two rules. Follows the following two rules. Following two rules. Follows the following two rules. Number one, ये तो हर जगह आ रहा है लाइट में. क्या है? इंसिडेंट रे, वो नॉर्मल रे. हाँ. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू. नहीं, देखो द इंसिडेंट रे ऑल लाइन in the same plane. Number one, the incident ray. The incident ray. The refracted ray. इस बार याद रखना, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है.
the incident ray, the refracted ray, refracted ray, रिफ्लेक्टेड ही लिखी है। refracted, REFRACTED, the incident ray, the refracted ray, and normal. and normal. All three lies 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 on the same plane, तो आई थिंक इसे समझाने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्शन में भी समझा चुके हैं। एक फिगर बना देते हैं आप लोगों के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इस बार जो है ये है मेरे पास सरफेस ऑफ इंटरफेस, ऊपर है मीडियम 1, ऊपर है मेरे पास मीडियम 1, नीचे है मीडियम 2, ठीक है। ये एक नॉर्मल है यहाँ पर। अब इस नॉर्मल में क्या है, एक लाइट रे आई और इंसिडेंट हुई। लाइट रे आई, इस लाइट रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे, रियल और डेंसर अभी इसका कुछ पता नहीं है, ऐसे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, मीडियम लिखा हुआ है। अब इसे इस बात पे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये बैंड हो गई, अपने ओरिजिनल पाथ से नहीं गई बल्कि इस पाथ से चली गई। तो यहाँ फिगर पे आपको पता भी चल गया, ये वाला रेयर है, ये वाला डेंसर है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इस रे को कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। यही तो है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। अब इसका पहला रूल हमने क्या बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन पर लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा प्लेन क्या है, ये व्हाइट बोर्ड, मतलब अगर हम कोई प्लेन डाल दें तो सब उसी पे आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड लॉ लिखो, द रेशियो ऑफ द साइन, SINA, द रेशियो ऑफ द साइन, इसे स्मॉल लिखना, SINE, साइन, the ratio of the sine of the angle of incidence, इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम साइन को एंगल आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई से। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, नहीं, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of the angle of refraction, और जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखेंगे वहां पर r, to the sine of the angle of refraction is always a constant, for two mediums, This law is also known as Snell's law. This law is also known as Snell's, SNELLS, Snell's law. And this constant is known as refractive index. This constant is known as refractive index, and denoted by n.
denoted by n, denoted by n. तो देख स्मॉल n denoted by small n, refractive index and this is denoted by small n. अब देखिए क्या है ये रूल। पहला रूल तो इजी था, आपको समझ में आ गया कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन पर होते हैं। दूसरा रूल क्या कह रहा है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है यानी लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, तो इंसिडेंट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन, अब आप कहोगे सर ये साइन क्या है, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि साइन क्या है। साइन एक तरीके से सभी एंगल्स जो हैं, एक टेबल है उसमें ना जैसे 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री की कुछ वैल्यू है, साइन 60 डिग्री है उस टेबल में देखकर हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 1 डिग्री है उसकी भी वैल्यू आ सकती है। सर जैसे हम पेपर में बैठेंगे वहाँ पर साइन मतलब वैल्यू आएगी, हाँ वहाँ पर वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो इस स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे का जो साइन एंगल है, मतलब अगर हमारे पास साइन 30 डिग्री है तो टेबल में साइन 30 डिग्री की वैल्यू, और रिफ्रैक्टेड रे का जो साइन है, रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन है, इंसिडेंट रे का जो साइन वाला एंगल है और रिफ्रैक्टेड रे का जो साइन वाला एंगल है, दो मीडियम्स के लिए, दो मीडियम मतलब मान लो वही हमने ऊपर कौन सा मीडियम ले लिया, वाटर, और नीचे क्या ले लिया, ये तो नीचे वाटर ले लिया, ऊपर ले लिया एयर, ठीक है। तो दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ मान लो, और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 20, तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इन एंगल्स के लिए जब भी आप डिवाइड करेंगे तो इनकी साइन वैल्यू नहीं, इनकी साइन वैल्यू साइन 30 डिग्री की और साइन 20 डिग्री की टेबल से देख लिया हमने, इनकी साइन वैल्यूज हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, चाहे कहीं का भी पानी लो और कहीं की भी एयर लो। समझ में आई बात। स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है कि दो डेफिनेट फिक्स्ड मीडियम्स के लिए, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का रेशो क्या होगा, हमेशा सेम होगा, और इन दोनों का साइन रेशो सेम होगा तो साइन रेशो को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल एन से, ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से। अब जैसे अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट, सर ये फॉर्मूला निकालना, नहीं नेक्स्ट अभी आ रहा है फॉर्मूला। अब लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट, सर इसमें ही है, हाँ, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is defined as the ratio of the speed of light, the ratio of the speed of light in vacuum ब्रैकेट पे लिख लेना एयर, टू द
स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, in that medium, in that medium. देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहीं पर इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है, कहीं पर सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई मुझसे कहेगा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आप ये बताइए, ठीक है? या कोई मुझसे कहे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो बताओ। या कोई मुझसे कहे कि मिट्टी के तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो बताओ। या कोई मुझसे कहे सरसों के तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो बताओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और कैसे निकलता है? किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए स्पीड ऑफ लाइट, किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, बल्कि यहां पे लिख देता हूं, किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रेशियो लेते हैं किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहां पे एयर भी लिख सकते हैं क्योंकि वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड लगभग सेम होती है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? किसी भी चीज का रेशियो है, किसी भी चीज की स्पीड का रेशियो है, किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के साथ। जैसे अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वाटर की लाइट की स्पीड वाटर में, और उससे किसे डिवाइड करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो दोबारा अपनी डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आ गई? स्पीड ऑफ लाइट का उस मीडियम के साथ जो रेशियो आएगा वो क्या होगा? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, स्पीड ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। ठीक है? अब वी नो दैट सर c से कैसे करेंगे? c क्या है? c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसे c से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जैसे हमने एयर लिया ऊपर, तो स्पीड मतलब इंसिडेंट रे की जो स्पीड होगी। हाँ, इंसिडेंट रे की स्पीड वैक्यूम में अलग अलग स्पीड होगी ना, तो वैक्यूम या एयर में, और नीचे क्या आएगी? रिफ्रैक्टेड रे की स्पीड उस मीडियम। ठीक है? मतलब इंसिडेंट रे तो हो गई जो एयर की स्पीड, एयर हाँ, में स्पीड है। हाँ। और अगर हम मीडियम की स्पीड ले तो मीडियम तो ऊपर भी है एयर। नहीं, ऊपर तो वैक्यूम की स्पीड आएगी और नीचे उस मीडियम की स्पीड आएगी जो जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है? तो वी नो दैट ये फिक्स होती है, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर कितनी होती है भाई? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर 30 डिग्री और 20 डिग्री। अरे हट, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है? वैक्यूम या एयर में इसकी स्पीड हमें पता लगा रखी है। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सर रिफ्रैक्टिव, हाँ जी, 2.5 × 10⁻⁻⁴ किसकी होगी? वो पता नहीं मुझे किसकी होगी रिफ्रैक्टिव। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? v से। तो जैसे अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वाटर के अंदर लाइट की स्पीड निकाल दी। अच्छा, n की वैल्यू तो हम वो भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हमने रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है, मतलब n की वैल्यू वही होती है साइन ऑफ। हाँ, वो भी होती है n = sin i/sin i। अगर हमें दे रखा हो साइन तो हाँ, तो उससे भी निकल सकती है।
नहीं तो इससे निकल सकती है कि लाइट 3 इंटू 10 टू, जैसे हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकलेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ऐसे ही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सर सबकी यही अपॉन होगी। नीचे क्या होगी, सर, स्पीड सबकी ऑफ यही वाटर होगी। इन ग्लास। सबकी यही नहीं होगी, ऊपर तो सब हर जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होगा, नीचे स्पीड बदलती जाएगी। अगर वाटर का निकालना है तो वाटर की स्पीड आएगी, ग्लास का निकालना है तो ग्लास की स्पीड आएगी, ऑयल का निकालना है तो ऑयल की स्पीड आएगी। ऊपर यही है। ऊपर यही रहेगा क्योंकि ऊपर क्या स्पीड ऑफ लाइटिंग वैक्यूम। ठीक है, कॉपी करो इसे और ये फिगर भी बना दो। लिखिए जरा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इस लाइन को कट कर दो, पहले कुछ वो और लिखा है। सपोज a ray of light is traveling from medium 1, ray of light is traveling from medium 1 to medium 2, is traveling from medium 1 to medium 2 and suffers of light is passing from a ray of light is passing from, सर ट्रैवलिंग बोला था अभी आपने। कोई बात है, ट्रैवलिंग या पासिंग एक ही बात है। सपोज अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, सफर्स रिफ्रैक्शन, suffers refraction suffers refraction of light, suffers refraction of light, then the relative refractive index, then the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1, with respect to medium 1 is defined as the absolute refractive index of, is defined as, एक मिनट, is defined as the ratio of, एक वर्ड छूट गया, दोबारा से बोलूं, the relative refractive index of medium 2, the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of, is defined as the ratio of, is defined as the ratio of the absolute refractive index, ratio of the absolute refractive index of medium 2 to the absolute refractive index, to the absolute refractive index of medium 1। अब देखो इसकी डेफिनेशन से तुम्हें कंफ्यूजन हो गया होगा, है ना। अब इसकी डेफिनेशन को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल में करते हैं। बहुत बढ़िया है। देखो कैसे हुआ। अब मान लिया कि एग्जाम हुआ हमारा, तो हमारा एग्जाम क्या है, एक जनरल प्रोसेस है।
उसमें आस्था के भी मार्क्स आ गए और रिया के भी मार्क्स आ गए। यहाँ देखो बच्चों समझो, उसमें क्या हुआ, आस्था के भी मार्क्स आ गए और रिया के भी मार्क्स आ गए। दोनों के मार्क्स साइंस में आए 100 में से। तो हम ये क्या कहेंगे, मार्क्स ऑफ आस्था। मैंने कहा लो मार्क्स, आस्था के मार्क्स आ गए 100 में से 96। कितने आ गए, 100 में से 96 आ गए। एंड मार्क्स ऑफ रिया, ये आ गए 100 में से 95। समझ में आ गई बात। तो ये बिल्कुल हमारा क्या है, ये इस तरह से है जैसे हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी आपको इससे पहले बताया। ऊपर क्या है, टोटल मार्क्स, और नीचे क्या है, हमारे मार्क्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी ऊपर क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, नीचे क्या था, v, उस मीडियम की लाइट। ऊपर क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, और नीचे क्या था, है ना। और इसको हमने क्या किया था, n1 यानी आस्था का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे हमने क्या किया था, n2 यानी रिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अब जो है मैंने कहा कि नहीं, मैं कंपैरिजन करूंगा। क्या कंपैरिजन करना चाहता हूं मैं पता लगाना चाहता हूं मार्क्स ऑफ रिया विथ रेस्पेक्ट टू आस्था। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं क्या पता लगाना चाहता हूं, मार्क्स ऑफ रिया विद रेस्पेक्ट टू आस्था। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिया के मार्क्स रख के आस्था के मार्क्स से कंपेयर करने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेंगे, है ना। तो हम ऐसे कंपेयर करेंगे। तो अब जब मुझे एक मीडियम को दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, दूसरे में एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अब की बार मुझे इन दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा और पहले से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तब एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। नहीं आई बात समझ में। तो अब क्या निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। हाँ जी पूछो। जैसे स्पीड ऑफ इंसिडेंट, हाँ वो बताता हूँ, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो ये क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही हमारी डेफिनेशन है, रिफ्रैक्टिव, हाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n2 1 से, ठीक है। अब देखो ये आ गया n2 अपॉन n1। आपको यही लिखवाया मैंने, शायद लिखवा दिए क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू n2 1 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। अब इसके बाद समझ में तो आ गया ये प्रोसेस, थ्योरी समझ में आ गई। अब इसके बाद n इक्वल्स टू क्या है, c अपॉन v। तो हमें पता है c तो कहीं भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये है c अपॉन दूसरे मीडियम में मैं कहता हूं स्पीड है v2। दूसरे मीडियम की स्पीड कितनी है, v2। n1 के लिए हम क्या निकालेंगे, c अपॉन v1। समझ में आ गई बात। अब अगर हम बाहर वालों को बाहर से मल्टीप्लाई करें, अंदर वालों को अंदर से मल्टीप्लाई करें, तो n21 इक्वल्स टू क्या आएगा, v1 इंटू सी अपॉन v2 इंटू सी। तो v1 अपॉन v2। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या आया, v1 अपॉन v2। समझ में आया। अगर दोनों मीडियम्स में हमें रिफ्रैक्टिव रे की स्पीड दे रखी है तो भी हम दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए तो इस फॉर्मूले से, नहीं तो इस फॉर्मूले से, दोनों से निकाल सकते। समझ में आ गया। इसका बेस क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो दोनों के दोनों किसके रिस्पेक्ट में थे, वैक्यूम के। जैसे हम समझते हैं कि हमारे मार्क्स इसके रिस्पेक्ट में 100 के, और जब हम एक दूसरे के साथ रिलेटिव करेंगे तो क्या करते हैं, उन दोनों को कंपेयर, रेशियो निकालते हैं। तो ऐसे ही
जब दो मीडियम को एक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला है, कॉपी कीजिए।